डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की हमने यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट्स के बारे में काफी कुछ करना है, बट बीच में एक और टॉपिक है, पहले वो समझना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी तुमको। वो टॉपिक है, हम एनसीईआरटी के ऑर्डर में चल रहे हैं। एनसीईआरटी के ऑर्डर में अगर हम लोग चलें तो अपने को बीच में ये टॉपिक पढ़ना है, विच इज इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स। इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। फिजिक्स का रोल क्या है? काफी जगह पर फिजिक्स का रोल है, लेकिन मेनली अब हमको ये पता चलेगा धीरे धीरे कि हम रियल लाइफ में फिजिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आज से हम शुरुआत करते हैं उसकी। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे पूछूं, तुम आंसर देना, मुझे अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इस टॉपिक में फिर अपने को समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम जिस बिल्डिंग में बैठे हो इस वक्त, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम इस बिल्डिंग की हाइट कैसे मेजर कर सकते हो, तो तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? सोचो। सर फ्लोर्स काउंट करके। फ्लोर्स काउंट करके हाइट कैसे मेजर करोगे? सर हर फ्लोर की हाइट निकाल के उससे मल्टीप्लाई करके। तुम्हें पता है 2 फ्लोर्स के बीच में गैप भी होता है। हाँ जी सर, मतलब वही ऐड करके। हाँ, मतलब मोटा मोटा कि अगर मान लेते हैं एक फ्लोर की हाइट 10 फीट है और गैप है बीच में सपोज 3 फीट का, तो 13 इंटू जितने भी फ्लोर्स हैं तो बिल्डिंग की टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया वो कि अगर हमें पता हो कि जो गैप है उसका उसका जो उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, अगर हमें पता हो और हमें अपने फ्लोर की हाइट पता हो। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें इतना भी ना पता हो, तब हम बिल्डिंग की हाइट कैसे निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास और कोई तरीका है? सोचो, दिमाग लगाओ। सिंपल तरीका अपन ने सोचना है कि हमारे घर में जो सामान पड़ा है हम उससे मेजर करें या ना करें, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फ्लोर की हाइट निकालनी हो, फिर हमें बीच की थिकनेस भी चाहिए, फिर तो हमें बिल्डर से पूछना पड़ेगा कि भाई जब तूने बिल्डिंग बनाई तो कितनी थिकनेस रखी। उन सब में नहीं जाना, हमारे घर में जो चीजें पड़ी हैं उनसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग की हाइट जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त। तो ऐसा ही कुछ हम लोग आज के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स। इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स का मतलब है डायरेक्टली नहीं नापना। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में हमको एग्जैक्टली पता है कि अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कोई भी 2 प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, गैलेक्सी का रेडियस क्या है, गैलेक्सी का डायमीटर क्या है, 2 गैलेक्सीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, अर्थ का रेडियस क्या है, सन का रेडियस क्या है। ये सारी ऐसी लेंथ्स है जो ऑब्वियस है कि हमने डायरेक्ट मेजर नहीं करी होंगी स्केल लेके, कि हम यहाँ से स्केल लेके चले मून तक या सन तक और हमने मेजर किया ना, ये इनडायरेक्टली मेजर करी गई। तो आज हम यही सीखेंगे कि इनडायरेक्टली हम किस तरीके से ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम कैसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पा रहे तुम अभी। एक तो चलो फ्लोर्स काउंट करके हो गया, और क्या तरीका सोचो बिल्डिंग की हाइट मेजर करने का। सर ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं? ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम दूर खड़े हो जाएं, हमें अपना बिल्डिंग से डिस्टेंस पता हो, हमें अपना एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो,
तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यस, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। दूसरा तरीका हो गया फ्लोर्स काउंट करके, उसमें भी हमें बिल्डर की मदद लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री लगा के उसमें भी हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी है जो हमारे घर पे नहीं है, एंगल मेजर करने वाला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करके बताए हमें। अब सोचो, बहुत ही सिंपल है यार। छत पे जाओ, छत पे जाओ और एक रस्सी ले जाओ और उस रस्सी को लटका दो छत से, और उस रस्सी को तब तक लटकाओ छत से जब तक उसका दूसरा एंड जो है वो ग्राउंड को टच ना कर ले। तो जब उसका दूसरा एंड ग्राउंड को टच करेगा, यहां से पकड़ लो भाई कहां तक आई रस्सी, काट लो, या तो उस रस्सी की लेंथ घर पे आके स्केल से मेजर कर लो, तो बिल्डिंग की हाइट तुमको पता चल जाएगी। दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। इस तरीके से बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते। एक और तरीका, सीढ़ियां गिनो कितनी है। स्टेयर्स तो हम काउंट कर सकते हैं, और हर एक स्टेयर की जो हाइट है वो काउंट करके इनटू कर दो उससे, उससे भी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। एक और तरीका भी है, वो तरीका है फिजिक्स लगाओ थोड़ा सा। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी 9th में, शायद तुम लोगों को याद ना हो। इक्वेशन थी h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगर हम किसी h हाइट से एक चीज को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो गिरती है, और जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो अगर हम बिल्डिंग की छत पे जाकर एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप करें या किसी भी चीज को, ध्यान रख लेना नीचे कोई खड़ा ना हो, सर पे बजे नहीं सोच। अगर हम जाके ड्रॉप करें एक पत्थर को बिल्डिंग की छत से, और वहां से हम अपनी स्टॉप वॉच चला दी और देखे कि वो ग्राउंड को कब हिट कर रहा है। जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट करा, हमने अपना टाइम नाप लिया कि पत्थर को गिरने में इतना टाइम लगा, और फिर हमने इस इक्वेशन में डाल दिया तो h आ जाए। ये 3 तरीके वो बताए मैंने तुमको, जो तुम खुद कर सकते हो डायरेक्ट। उसके लिए तुम्हें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जो घर में नहीं है। घर की चीजों से हो जाएगा, घर के स्केल से, घर पे पड़े पत्थर से, मोबाइल के स्टॉप वॉच से। समझ में आई तुमको ये पांचों मेथड्स? यस सर। अब तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं तुम्हें जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अब ये देखो, आखिरी वाले में हमने इक्वेशन लगाई, यहाँ फिजिक्स काम आई। फिजिक्स ने कितना आसानी से हमको वो काम करके दे दिया जो हम डायरेक्टली कर ही नहीं सकते थे, या जिसको डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल है, ऐसी जगह पर फिजिक्स काम आती है। अब जैसे सपोज तुम्हारे हाथ में जो नोटबुक है, उस नोटबुक के एक पेज की थिकनेस क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो कैसे निकालोगे? सर पेज ऑफ द थिकनेस निकाल लेंगे और कितना नंबर ऑफ पेज है। हाँ, दोबारा बोलो। सर नंबर ऑफ पेज इनटू थिकनेस ऑफ वन पेज। इनटू नहीं, डिवाइड। हाँ, ये जैसे है ना, एक पेज की थिकनेस निकालनी है, तो तुम क्या करो कि इस पूरी नोटबुक की थिकनेस निकाल लो। इस नोटबुक की थिकनेस निकाल के इसको नंबर ऑफ पेजेस से डिवाइड कर दो। नोटबुक की थिकनेस निकाल के नंबर ऑफ पेजेस से डिवाइड कर दो, तो तुमको एक पेज की थिकनेस मिल जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। तो ये जितने मैंने तुमको नाम लिए कि इस प्लेनेट का डिस्टेंस, ये वो सब ऑब्वियसली इनडायरेक्टली निकाला है। और ये तो हो गई बड़ी लेंस। हमें छोटी लेंस भी पता है, हमें ये भी पता है कि एक एटम का डायमीटर क्या होता है। बेटा ये नमन कौन है? ये गैलेक्सी M02 का नाम क्या है भाई? अपने नाम से लॉगिन करा करो, गैलेक्सी M02। यस सर, वो दूसरी मोबाइल थी ना तो अभी। हाँ, तुम ही हो ना? हाँ, यस सर।
ठीक ठीक है। हमें छोटे छोटे डिस्टेंसेस भी पता है, हमको एटम का डायमीटर पता है, हमको एटम का रेडियस पता है, हमें NaCl की बॉन्ड की लेंथ पता है। तो ये छोटे डिस्टेंस, ये बड़े डिस्टेंस, ये हमने कैसे निकाले, यही हमको सीखना है इस टॉपिक में। तो हमारे पास एनसीईआरटी में यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं इनडायरेक्ट मेथड के। एक टॉपिक है लेंथ की, अगर बात करूं मास के लिए भी है, टाइम के लिए भी है, वो हम सारे पढ़ेंगे। तो टॉकिंग अबाउट लेंथ, हमारे पास 2 मेथड है यहाँ पे। एक है लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड, जैसे ये प्लैनेट के रेडियाई हो गए, और प्लैनेट्स के रेडियाई हो गए, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हो गया। बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने का एक इनडायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे, और एक इनडायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने का, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साइजेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़े डिस्टेंस की, और वो मेथड है पैरेलैक्स मेथड, which is one of the most important topics of this chapter. पैरेलैक्स मेथड। बेटा पैरेलैक्स मेथड क्या है? पैरेलैक्स मेथड समझने से पहले हम समझे कि पैरेलैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। पैरेलैक्स मेथड नाम ही वहां से आया है, पैरेलैक्स से। तो पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? पैरेलैक्स का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को 2 डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें वो दोनों चीज, मतलब वो चीज दोनों पोजीशन से ऑब्जर्व करने पे अलग अलग जगह पर दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आसमान में कोई तारा है या चांद है, सपोज चांद है, ठीक है ना, मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ, वो रहा मून, ठीक है। अब उसी मून को कोई देख रहा है, सपोज चाइना में खड़ा हो, उसे वो मून इधर नहीं दिखेगा, उसे हो सकता है वो इधर दिखे थोड़ा सा, क्योंकि अगर अलग जगह से ऑब्जर्व किया जाता है तो पोजीशन बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटे लेवल में बात करते हैं, चलो इंडिया चाइना छोड़ो, बहुत छोटे लेवल में बात करते हैं कि जैसे अगर तुम किसी चीज को अपनी आंखों के पास लाओ और ऑब्जर्व करो, एक आंख बंद कर लो तो वो तुम्हें कहीं और दिखाई देगी, और दूसरी आंख बंद करो तो कहीं और दिखाई देगी। करके देखो, ये पेन जो भी तुम्हारे हाथ में है, पेन पेंसिल, उसको सामने लाए, एक आंख बंद करके देखा, फिर दूसरी, उसकी पोजीशन बदल जाती है। अब यहाँ पे तो हमने एक ही जगह से ऑब्जर्व कर ली, नहीं, हमने एक ही जगह से ऑब्जर्व नहीं करी। अगर मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक आंख बंद करके, तो एक बार मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और एक बार मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जब मैंने इन 2 डिफरेंट पोजीशन से इस बॉडी को ऑब्जर्व किया तो इसकी पोजीशन ही बदल गई, एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पैरेलैक्स। और जिन 2 पोजीशन से इसको ऑब्जर्व किया गया है, उन दोनों पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस, BASIS। जैसे कि मैंने अभी इसको ऑब्जर्व किया एक बार इस आंख से, फिर मैंने इसको ऑब्जर्व किया एक बार इस आंख से, तो मेरी इन दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे बेसिस, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड इसी पे बेस्ड है। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी प्लेनेट है या स्टार है, उसको हमने ऑब्जर्व कर लेना है 2 डिफरेंट पोजीशन से अर्थ पे। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, और थोड़ी दूर हमारे पास एक प्लेनेट है, स्टार है, ये प्लेनेट है। हमने इसको ऑब्जर्व किया अर्थ पे 2 पोजीशन से। एक बार मैंने इसको ऑब्जर्व किया ए से, ए से, फिर मैंने इसको ऑब्जर्व किया बी से, एक बार मैंने इसको ऑब्जर्व किया पोजीशन ए से,
फिर मैंने इसको ऑब्जर्व किया पोजीशन बी से, तो जब मैं ए पे खड़ा हूं तो मैं कह रहा हूं ये तो इधर है, और जब मैं बी पे खड़ा हूं तो मैं कह रहा हूं ये इधर है ना, पोजीशन बदल गई। हम क्या करेंगे, हम एक एंगल नापेंगे, एक एंगल मेजर करेंगे। उस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो अपने कोई टेंशन नहीं है, और वो एंगल है ये। यहां से लाइट आ रही है और इधर जब मैं खड़ा हूं तो इस पे लाइट आ रही है। इन दोनों रेस के बीच का जो एंगल है ये, दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। भाई कोई भी चीज हमें इसीलिए दिखाई देती है ना जब उससे लाइट आती है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ तो उससे लाइट आ रही है, जब भी वो मुझे दिखाई दे रही है चीज। यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ उससे लाइट आ रही है, तभी वो चीज मेरे को दिखाई दे रही है। तो उन दोनों रेस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये हम नाप लेते हैं। ये नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टेलीस्कोप में ही डिजिटल टेलीस्कोप्स आ गए हैं, मार्किंग्स होती है, वहां से ये एंगल हमको पता चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये थीटा एंगल जो है वो मेजर कर लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज कॉल्ड बेसिस। तो दिस इज द बेसिस। बेसिस, ठीक। और हमने निकालना क्या है, ये डिस्टेंस हमने निकालना है। लेट डिस्टेंस बी बी, let this distance be b, which is the distance of this object from earth। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है, ये मून हो सकता है, ये सन हो सकता है, ये कोई और स्टार हो सकता है। ये डिस्टेंस है बहुत ज्यादा। बड़े डिस्टेंसेस को जो हम लोग मेजर करते हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। यूनिवर्स में जो डिस्टेंसेस हैं उनको जब हम लोग मेजर करते हैं तो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। हो सकता है तुमने वो टर्म सुनी हो, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये बहुत दूर होते हैं, वही हम लोग मेजर कर रहे हैं इनडायरेक्टली बाय पैरेलैक्स मेथड। तो ये मार्किंग्स हमने ले ली, बेसिस हमें पता रहेगा, क्योंकि यार हमें पता है ना, एक रीडिंग हमने वहां से ली थी, दूसरी हम यहाँ से ले रहे हैं, तो इन दोनों जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमको पता रहेगा। और ये थीटा हमको हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करके बता देगा। रह गया बी, ये बी हमको निकालना है बस, जो अर्थ से उस प्लेनेट या स्टार का या जो भी है, जो भी चीज है वो उसका डिस्टेंस है। तो वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनो। पहले बताओ यहां तक सब समझ में आया? यस सर। यस सर। प्रखर, यस सर। तो अब तुम्हें ना एक चीज बताता हूं। इलेवेंथ फिजिक्स में ना एक टॉपिक है, जो कोई भी बुक तुम लोगे रेफरेंस बुक, जैसे मैंने एस एल अरोड़ा कहा था, या एस एल अरोड़ा है, या प्रदीप है, या मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स है, कोई भी तुम बुक लोगे तो उस बुक के बिगिनिंग में तुम्हें चैप्टर 1 नहीं मिलेगा, तुम्हें सबसे पहले मिलेगा चैप्टर 0। और चैप्टर 0 होता है मैथमेटिकल टूल्स। चैप्टर 0 होता है मैथमेटिकल टूल्स। होता क्या है कि 11th की फिजिक्स में मैथ्स के काफी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो तुमने नहीं पढ़े 10th तक की मैथ्स में, तो पहले वो पढ़ाने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से एक आ गया है अब ट्रिग्नोमेट्री। 10th में अब तुम कहोगे ट्रिगो तो हमने पढ़ी थी, लेकिन ट्रिगो के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने नहीं पढ़ी। और अब यहाँ पर हम एक चीज ऐसी लगाने वाले हैं मैथ्स की जो तुमने नहीं पढ़ी, तो उसको सीखें पहले फिर आगे बढ़ें। उसको हम सीखते हैं अगले पेज में। देखो
जैसे कि ये है एक सेक्टर, सेक्टर पढ़ा होगा तुमने, ये सर्कल का एक सेक्टर है और इस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है और इसकी जो आर्क की लेंथ है वो एल है और रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। ठीक है, ये सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल है थीटा, रेडियस जिस सर्कल का ये पार्ट है उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है और इसकी आर्क की जो लेंथ है वो है एल। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, आर में, थीटा में और एल में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रिलेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी कि रिलेशन होगा थीटा आर्क लेंथ एल बाय रेडियस आर। दिस इज द रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैथ्स में 10th में भी कभी कभी पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, तो हो सकता है जहां तुमने मैथ्स पढ़ी हो तुमको सर ने, मैम ने ये पढ़ाया हो कि एक सेक्टर के जो 3 पैरामीटर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तुमने एंगल जिस यूनिट में आज तक पढ़ा है यानी डिग्री, तुमने एंगल पढ़ा है डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तुमने एंगल पढ़ा है डिग्री में। डिग्री जो है वो एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट होती ही नहीं, एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन। अब ये रेडियन क्या बला है वो हमको सीखना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे पहले ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख लें कि SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है, डिग्री नहीं होती है। डिग्री में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि डिग्री में समझना आसान होता है, बट 11th 12th में हम लोग डिग्री रेयरली यूज करेंगे, वी विल यूज रेडियन। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। सो व्हाट इज द कन्वर्टिंग फैक्टर, कैसे कन्वर्ट करें हम डिग्री और रेडियन को आपस में एक दूसरे में? तो डिग्री और रेडियन के जो कन्वर्जन का जो फैक्टर है वो होता है क्या, जरा ध्यान से सुनो, वो यहीं से अपने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेमी सर्कल होता, अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये एंगल होता 180 डिग्री। भाई सेमी सर्कल भी तो एक सेक्टर ही होता है, तो अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये एंगल होता 180 डिग्री और ये जो टोटल आर्क की जो लेंथ है सेमी सर्कल का आर्क ये होती पाई इंटू आर और रेडियस होता आर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें अगर बिठाया जाए तो क्या आएगा, एंगल यानी 180 डिग्री इक्वल टू आर्क लेंथ एल पाई इंटू आर, आर्क लेंथ इज पाई इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा तो 180 डिग्री पाई के बराबर बचता है। वन 180 डिग्री पाई के बराबर बचता है, यानी कि 180 डिग्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाई के इक्वल है, इसी को हमने रेडियन बोला।
तो यही हमारा कन्वर्जन का फैक्टर है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 डिग्री कितना हुआ, 1 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 180 रेडियंस। वन डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 180 रेडियन। और पाई बाय 180 रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे डिग्री जब हम लिखते हैं तो हम डिग्री पूरा नहीं लिखते ना, हम सिर्फ उसके ऊपर 0 लगा देते हैं। तो पाई बाय 180 रेडियंस को वी राइट एज पाई बाय 180 की पावर c। रेडियंस के लिए हम पावर लगा देते हैं c। तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो हमको एंगल हमेशा रेडियन में ही यूज करना है, बिकॉज रेडियन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 है तो 30 डिग्री होगा पाई बाय 180 इंटू 30। यानी 30 डिग्री होगा पाई बाय 6 रेडियंस। सिमिलरली 45 डिग्री आता है तुम्हारा पाई बाय 4 रेडियंस। 45 डिग्री आता है पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे 60 इंटू 60 करा पाई बाय 3। 90 डिग्री। ये वाले एंगल्स बहुत कॉमन है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन वाले एंगल्स की बात चल रही है, इसके 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस। 180 तो है ही पाई, और 360 डिग्री हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो रेडियन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, ना कि डिग्री। सो अब जहां पर भी हमारे टॉपिक के अंदर थीटा वीटा इन्वॉल्व होता है कहीं पर, तो हमें फिर पहले ये सीखना पड़ेगा, हमें पहले ये डिग्री रेडियन कन्वर्जन सीखने पड़ेंगे, बिकॉज वो एंगल अब उस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे पैरेलल मेथड पे, अभी इसका फॉर्मूला बताता हूँ, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें एंगल होगा तो रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। और अगर डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर ही लगा सकते हो। इसलिए हमको पहले सीखना पड़ेगा। तो एक जगह पर तुम लोग पहले ये नोट करो पूरा, तब बात आगे बढ़ेगी। फटाफट नोट करके बता दो कि हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सो। हाँ, हो गया ना। अब देखो
So how to convert degree into radian? Just multiply with pi by 180. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही काम हमने करना है उन क्वेश्चंस में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हर बार एंगल जो है वो डिग्री में नहीं दिया होगा, डिग्री से भी छोटी यूनिट में दिया होगा, और वो छोटी यूनिट होती है मिनट। वो छोटी यूनिट होती है मिनट। छोटी यूनिट होती है ना, जैसे मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर में डिवाइडेड है, हर सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर में डिवाइडेड है, फिर मिलीमीटर माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में डिवाइडेड होता है। इसी तरीके से डिग्री भी बड़ा एंगल है, तो ये छोटे एंगल्स में डिवाइडेड है। अब छोटे एंगल की डिग्री से छोटी जो यूनिट है एंगल की वो है मिनट। तो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए। 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। और मिनट्स को लिखते हैं ऐसे, 60 के ऊपर एक डैश लगा के। फिर ये मिनट और छोटी यूनिट में डिवाइडेड है। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स, और उसको हम लिखते हैं उसके ऊपर 2 डैश लगा के। ठीक है, तो एंगल अगर इसमें दिया है मिनट में, सेकंड में, so we will first convert it into radians और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट, सपोज ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 32 डिग्री 45 मिनट और सपोज 20 सेकेंड्स into radian। Convert this angle into radians. Convert 32 degree 45 minute 20 second into radians। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब हमें क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आए फिजिक्स में उस टॉपिक पे, उसमें एंगल ये दिया हो, तो हमें पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। उसके लिए मैं तुम्हें शॉर्टकट एक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियंस है। एक सेकंड में इतने रेडियंस है। एक सेकंड में इतने रेडियंस है। तो अगर हमको जो भी एंगल दिया है हम उसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें बस। फॉर एग्जांपल ये कितने सेकंड्स होगा? 32 डिग्री 45 मिनट 20 सेकंड्स, टोटल कितने सेकंड्स होगा? 32 इंटू 60 इंटू 60, 32 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि 32 डिग्री में उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज हुआ, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में चेंज हुआ, प्लस 45 मिनट में इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 20 तो है ही सेकंड्स। सो ठीक, तो ये आएगी टोटल कुछ वैल्यू 32 इंटू 3600,
1,15,200। एक लाख 17,920। So this comes out to be 1,17,920 सेकेंड्स। अब हमने पहले पूरे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तुम इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज, ये पूरा अगर मैं उड़ा दूं जस्ट अप्रोक्सीमेटली लेने के लिए, मैं इसको लिख सकता हूं 1.18 1.18 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1.17920 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, डेसिमल 5 यूनिट उधर खिसक जाएगा। इसमें से भी हमने ये 3 हट उड़ा दी छोटा करने के लिए, और क्योंकि ये 9 था भाई 79 तो ऑलमोस्ट 80 है, तो अगर मैं इसको उड़ा दूं तो यहाँ इसको 8 कर दूंगा। आगे हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे, वहां पे ये बात समझ में आएगी। तो दिस कैन बी रिटन एज 1.18 इंटू 10 की पावर 5। और तो ये कितना रेडियंस हुआ, ये हुआ वो ये टोटल सेकंड्स हो गए इतने, और एक सेकंड में इतने रेडियंस हैं। सो दिस इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6। तो 1.18 इंटू 4.85 1.18 इंटू 4.85 5.723। जीरो 0.5723 रेडियंस। तो अपने को जो भी एंगल दिया होगा हमें उसको पहले इस प्रोसीजर से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और टेंशन मत लेना, इतनी बड़ी वैल्यू मैंने जानबूझ के ली थी ताकि तुमको पूरा डिटेल समझा सकूं। तुम्हें वहां पर इजी सी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है? ये समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो तुम इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर इस शॉर्टकट से उन सारे सेकंड्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर लोगे। अब देखते हैं कि वो मेथड क्या था, इसको नोट कर लो पहले।
तो अब देखो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। दिस कैन बी एज्यूम्ड एज अ सेक्टर। नाम दे देते हैं इसको कुछ। लेट अस से दिस पॉइंट इज P because this is a planet P. So अगर, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अगर हमसे कोई बोले ABP क्या है, अगर हमसे कोई पूछे ABP क्या है, तो हम बोलेंगे कि ABP जो है वो न्यूज चैनल नहीं, हम बोलेंगे ABP क्या है, ABP है एक ट्राइंगल। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो सेक्टर का पढ़ा। ABP जो है वो ट्राइंगल नहीं है, सेक्टर इसको माना जा सकता है। कैसे? सोचो सोचो और ध्यान से मेरी बात सुनो कि ये A और B जो दो पॉइंट्स हैं, ये अर्थ में, A और B जो दो पॉइंट्स हैं वो अर्थ पे हैं, लेकिन P जो है वो बहुत दूर है। अरे A और B तो दो पॉइंट ऐसे ले लिए ना, एक ऑब्जर्वेशन मैंने इंडिया में ले ली, दूसरी ऑस्ट्रेलिया में ले ली, तो A और B के बीच का डिस्टेंस आ गया कुछ 20-25 हजार किलोमीटर। लेकिन P तो जो है वो लाखों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AP है वो इक्वल टू BP है, बट दे आर मच 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 ग्रेटर देन AB। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes. AP and BP are much 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 greater than AB। और ऐसा अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए सच में, तो वो कैसा दिखेगा जानते? वो दिखेगा ऐसा। वो ट्राइंगल जिसमें सच में ये दोनों साइड्स बहुत बड़ी हों, वो दिखेगा ऐसा। ये P है, ये A और B है, ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन अगर सेक्टर भी हो, अगर एक ऐसा बहुत बड़ा सर्कल हो, बहुत बड़ा सर्कल, ये वो बड़ा सर्कल, ये, और उस पे एक पतला सा सेक्टर ले लूं, यही वाला, है ना? बहुत बड़ा सा सर्कल हो और उस पे मैंने ये छोटा सा सेक्टर ले लिया, तो इसका जो आर्क है, यानी ये वाला हिस्सा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, कर्व्ड होने की बजाय, क्योंकि सर्कल का, एक बहुत बड़े सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा लिया गया है। तो अगर एक बहुत बड़े सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा लेंगे, तो वो छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट होगा, कर्व्ड नहीं होगा। समझ में आया ये पॉइंट? सर फिर से बताइए। क्या? सर फिर से क्या सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, अगर एक बहुत बड़ा सर्कल है और उस सर्कल पे एक बहुत छोटा सेक्टर लोगे, जैसे ये बहुत बड़ा सर्कल है, ये जो मैंने बनाया है थोड़ा ही दिखाया मैंने क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और इस पे मैंने एक बहुत छोटा पतला सेक्टर लिया, तो उसकी जो आर्क की लेंथ होगी, यानी कि ये, उसकी जो आर्क लेंथ होगी, ये सेक्टर लिया ना हमने, तो ये जो आर्क लेंथ है, ये इतनी छोटी है कि तुम इसको कर्व्ड मानो, क्योंकि ये तो सर्कल का पार्ट है, ये तो कर्व्ड होगी। लेकिन सर्कल इतना बड़ा है कि तुम इसको चाहे कर्व्ड मानो चाहे स्ट्रेट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। तो अगर इतना पतला ट्राइंगल हो, अगर इतना पतला ट्राइंगल हो, तो उसे सेक्टर भी माना जा सकता है, और अगर उसे सेक्टर माना जा सकता है, तो उस पे ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक सेक्टर ही है।
ये हमारे लिए ऐसा है ना जैसा अभी मैंने बनाया, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है जो मैंने बनाया, तो वो हमारे लिए सेक्टर ही है और कुछ नहीं है। तो हम इस पे सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम इस पे सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सेक्टर वाला फॉर्मूला हम इस पे लगाएंगे, सेक्टर क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सेक्टर क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर सेक्टर वाला यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ यानी बेसिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, बी। सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम अर्थ व्हिच इज बी, दैट इज इक्वल टू AB बाय थीटा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। समझ आया? यस सर। तो यही कहानी है। क्वेश्चन ऐसा दिया होगा एक स्टोरी बना के, उसमें ध्यान से समझना है कि इसमें बी क्या है, बेसिस क्या है, थीटा क्या है, और जो पूछा है वो निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व्ड from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observations is this. Given that the diameter of Earth to be this, compute the distance of moon from Earth. क्या दिया हुआ है, बोला है कि अर्थ है, अर्थ है, और अर्थ की दो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन से, जैसे ये अर्थ का डायमीटर है, तो ये मून है, ये मून है। तो अर्थ की दो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन से हमने मून का एंगल नापा, यानी एक यहां से और एक यहां से। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट समझ रहे हो ना, कि अगर मैं एक पॉइंट पे हूं तो मैं फिर वहां से रीडिंग लेने के बाद ठीक उसके अर्थ के बिल्कुल अपोजिट साइड पे चला गया। मैंने एक रीडिंग यहां से ली और फिर मैं ठीक उल्टी साइड पे चला गया और फिर दूसरी रीडिंग यहां से ली। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से रीडिंग ली जब मैंने, then this angle comes out to be 1 degree 54 minutes. This angle is 1 degree. This angle comes out to be 1 degree 54 minutes. And the radius of diameter of Earth is 1.276 into 10 raised to power 7 meter. अर्थ का डायमीटर इतना है, तो बोल रहा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ।
कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, यानी ये निकालना है और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बता दो। पहले तो हम 1 डिग्री 54 मिनट को we will convert it into radians, क्योंकि इसमें नहीं यूज कर सकते। तो 1 डिग्री इज व्हाट 1 into 60 into 60 प्लस 54 into 60, तो ये टोटल सेकंड्स आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा 60 into 60 को कर दिया मैंने, डिग्री है ना। मिनट में किया, मिनट को, अच्छा ठीक है। तो ये अपने पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। अब ये जो वैल्यू आई है, फिर ये टोटल सेकंड्स हमारे पास जो आ गए, ये कितना आया जरा इसको देख लो करके। दिस इज 3600 प्लस ये, तो टोटल सेकंड आ गए हमारे पास 0486, ये टोटल सेकंड आ गए हमारे पास। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो ये रेडियंस में हो गया 6840 इंटू 4.85 शॉर्टकट यूज करके इंटू 10⁻⁻⁶, ये हमारे पास एंगल आ गया रेडियंस में, शॉर्टकट यूज करके। ये रहा शॉर्टकट, 1 सेकंड जो है वो इतने रेडियंस होता है, तो ये रेडियंस में एंगल आ गया, तो ये अपने को मिल गया ये वाला एंगल थीटा। तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ है जो, आर्क लेंथ का रोल कौन प्ले कर रहा है, डायमीटर ऑफ द अर्थ विच इज 1.276 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस मतलब अर्थ और प्लैनेट के बीच का, मून के बीच का डिस्टेंस जो हमने निकालना है, दैट इज बी। तो बी इज व्हाट 1.276 into 10⁻⁷ divided by this value, and this comes out to be approximately 3,84,000 के आसपास। Not approximately, exactly 3.84 into 10⁻⁸. This comes out to be 3.84 into 10⁸8 meter, which is the distance between Earth and Moon. समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ, क्योंकि इसमें बस यही पता लगाना होता है कि ये जो वैल्यू दी है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में आर्क की जगह लगनी है कि रेडियस की जगह लगनी। तो डिस्टेंस जो निकालना है उस मून का या प्लैनेट का, वो डिस्टेंस हमेशा रेडियस होता है हमारे फॉर्मूले के अंदर, और दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आर्क लेंथ का रोल प्ले करता है। समझ में आया क्या? यस सर। सब बोलो। Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। एसएल जो रेफरेंस बुक है उसमें एक एक्सरसाइज है पैरेलैक्स मेथड के बेसिस पे, उसका मैं तुमको पिक भेजता हूँ, जल्दी से बुक खरीद लो अगर नहीं खरीदी है तो। वो इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ये लेक्चर देखने के बाद, रिवाइज करने के बाद वो क्वेश्चंस कर लेना। कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो मेरे से नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। चलता हूँ। थैंक यू सर।